डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो वेलकम स्टूडेंट्स एट मोशन ऑनलाइन, और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना। और कार्बनिक रसायन में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण केमिस्ट्री में यूज होने वाली हमारे उन चीजों के बारे में जो औषधियां हैं। ठीक है, अब मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि हम यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी हमारी डेली लाइफ में कार्बनिक रसायन प्रयोग में ली जाती है उसमें सबसे पहले हम औषधियों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा मुद्दा हमारा किस चीज के बारे में होगा? हम उसमें खाद्य सामग्रियों की बात करेंगे, मतलब खाने में कौन से केमिकल्स यूज लिए जाते हैं। और तीसरा जो होगा वो हम सोप, डिटर्जेंट्स और दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो हम अपनी डेली लाइफ में काम लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं केमिस्ट्री में हमारी कोई चीज ऐसी नहीं है जो कि डेली लाइफ की चीजों से रिलेटेड ना हो। अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चिकित्सकीय औषधियों के बारे में बताया कि चिकित्सा में कौन कौन सी औषधि कहाँ यूज में ली जाती है, जिसमें हमने एंटासिड्स की बात कर ली थी, एंटीहिस्टामिन्स की बात कर ली थी, और मैं आपको तंत्रिका प्रभावी औषधियों में मैंने आपको एंटी डिप्रेसेंट्स, जिनको हम प्रशांतक कहते हैं, उनके बारे में बताया था। अब जो तंत्रिका प्रभावी आपकी औषधियां होती है वो प्रशांतक तो होती हैं, साथ में आपकी पीड़ाहरी भी होती है। पीड़ाहरी मतलब होता है जो आपके दर्द को कम करे और आपको दर्द का इफेक्ट ही ना होने दे। अब पीड़ाहरी वाली जो हमारी कैटेगरी है उसको भी दो कैटेगरीज में वर्गीकृत किया गया है। एक होते हैं आपके नार्कोटिक्स, एक होते हैं आपके नॉन नार्कोटिक्स। तो आज के लेक्चर में पहले हम जो हमारी पहली कैटेगरी थी जिसमें हमने देखा कि तंत्रिका औषधियों का, तंत्रिका प्रभावी औषधियां कौन सी हैं, उनको पीड़ाहरी वाली कैटेगरी को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी दो कैटेगरीज और बचती है औषधि में, जिसका नाम है प्रति सूक्ष्म जैविक एवं प्रतिजनन क्षमता औषध। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? प्रति सूक्ष्म जैविक मतलब जो आप एंटीबायोटिक्स लेते हो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रतिजनन क्षमता औषध मतलब जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं, उन मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। तो औषधियां हमने 5 कैटेगरीज में वर्गीकृत की। पहला आपके प्रति अम्ल, दूसरे आपके हिस्टामिन्स, फिर हमने प्रशांतक को पढ़ा, पीड़ाहारी को हम आज पढ़ेंगे, और उसके बाद हम प्रति सूक्ष्म जैविक और प्रतिजनन क्षमता औषधियों का डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गई 5 औषधियां हमारी कंप्लीट। ओके, तो शुरू करते हैं हम पीड़ाहरी से। तो देखते हैं कि आपकी पीड़ाहरी औषधियां कौन सी होती है। पीड़ाहरी औषधियों से कि हमारी जो पीड़ाहारी औषधियां होती हैं वो कौन सी होती हैं। तो बच्चों पहले इसको हम परिभाषित करते हैं कि पीड़ाहारी औषधियां हम किन्हें कहेंगे। तो देखिए पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। हम लिखेंगे पीड़ाहारी औषधियां वह औषधि है जो बिना चेतना क्षीणता, ठीक है, वर्ड्स को समझते जाइए, ठीक है, बिना चेतना क्षीणता, समन्वय, मनोसंदिग्धी, पक्षघात या बिना दर्द पहुंचाए किसी भी पीड़ा को कम कर दे। ठीक है, तो पीड़ाधारी औषधियां आपकी वो औषधियां होती हैं जो आपको बिना चेतना क्षीणता, समन्वय, मनोस्थिति को आपको कोई इफेक्ट नहीं कर रही हैं, पक्षघात और बिना दर्द के आपके किसी भी रोग को ठीक कर दें, उसको हम कहते हैं पीड़ाहारी औषधियां। मतलब इन्होंने हमारी पीड़ा को हर लिया। ठीक है, अब बच्चों जो पीड़ाहारी औषधियां आपकी है उसको हम 2 कैटेगरीज में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 2 कैटेगरीज आपकी क्या क्या है। पीड़ाहारी औषधियों की हमारे पास में 2 कैटेगरीज हैं, एक होती है अस्वापक और दूसरी होती है स्वापक। ठीक है, अब अस्वापक का क्या मतलब है?
अस्वापक का मतलब है नॉन नार्कोटिक्स, ठीक है, नार्कोटिक नाम हमने सुना है, और स्वापक का मतलब होता है नार्कोटिक, ठीक है। अब हम यहां पर 3 टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो एक मैंने बोला नॉन नार्कोटिक, एक मैंने बोला नार्कोटिक, और जो नॉन नार्कोटिक होती है ना उसको हम नॉन एडिक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन एडिक्टिव। और एक टर्म होती है नॉन एडिक्टिव। अब इन तीनों वर्ड्स का क्या मतलब है? अस्वापक, स्वापक और एडिक्टिव। नॉन नार्कोटिक, नार्कोटिक और नॉन एडिक्टिव, ठीक है। नॉन नार्कोटिक का मतलब होता है कि जब आप ये दवाइयां लेते हो तो आपको कोई दर्द नहीं सहन करना पड़ता और आपको कोई बेहोशी भी नहीं होती है, ठीक है, बिना बेहोशी की। जो नार्कोटिक वाली होती है ना, एक तरीके से वो एनाल्जेसिक्स होते हैं। आप बोलोगे कि इसमें आपकी जो स्थिति होती है ना वो बेहोशी वाली होती है। स्थिति कैसी होती है? बेहोशी वाली। तीसरी कैटेगरी है नॉन एडिक्टिव। नॉन एडिक्टिव का मतलब होता है ऐसी दवाइयां जिनकी हमें आदत न लगे, ठीक है, तो जिनकी आदत न लगे। कुछ दवाइयां ऐसी होती है जिसको हम ड्रग्स की तरह लेते हैं, जिनकी हमें आदत पड़ जाती है, उन्हें लिए बिना हमारे शरीर की कोई पीड़ा कम नहीं होती। तो पीड़ा हरी जो दवाइयां हैं, जो पीड़ा हरी आपकी औषधियां हैं, उनको हमें 2 रूप से पढ़ना है। एक हो गए अस्वापक, एक हो गए स्वापक। अस्वापक मतलब नॉन नार्कोटिक, नॉन नार्कोटिक मतलब नॉन एडिक्टिव, और एक हो गए आपके स्वापक जिसको हम नार्कोटिक कहते हैं, ठीक है। अब नॉन नार्कोटिक हम किसे कहेंगे? तो जानते हैं कि नॉन नार्कोटिक आप किसको कहोगे? देखो, अस्वापक, नॉन नार्कोटिव, सेकंड नॉन एडिक्टिव। ना तो ये नार्कोटिक होती है ना ही एडिक्टिव होती है, इसकी आपको कोई आदत नहीं पड़ती। तो हम पढ़ रहे थे अस्वापक, जिसको हम नॉन नार्कोटिक और नॉन एडिक्टिव भी बोलते हैं। हिंदी में हम इसके लिए एक और टर्म यूज करते हैं जिसका नाम होता है अनासक्त। अनासक्त मतलब इसको हमें आदत नहीं पड़ती, हमें इसकी लत नहीं लगती, हम इसके आसक्त नहीं होते, हम इसके एडिक्टिव नहीं होते। इसका जो सबसे बेस्ट उदाहरण है ना वो है एस्प्रिन। या कुछ पैरासिटामोल औषधियां, ठीक है। जब हम नॉन एडिक्टिव ड्रग्स की बात करते हैं, नॉन एडिक्टिव नॉन नार्कोटिव का मतलब अस्वापक, तो इसकी हमें आदत नहीं पड़ती, और सबसे जो कॉमन नेम है वो एस्प्रिन है। ये सबसे ज्यादा इसी नाम से मार्केट में बेची जाती है। सबसे हम कहेंगे फेमस नाम है एक तरीके से, ये एस्प्रिन सबने सुना होगा, ठीक है। अब ये जो एस्प्रिन या कुछ पैरासिटामोल औषधियां होती हैं, तो बच्चों यहाँ पर जो एस्प्रिन जिस रसायन से मिलता है उस रसायन का क्या प्रभाव होता है? ये हमारे संश्लेषण प्रक्रिया को संपन्न नहीं होने देता, संश्लित नहीं करता। उसके अलावा आप देखोगे जैसे कंकाल में पीड़ा, आर्थराइटिस मतलब जॉइंट्स में अगर आपको दर्द है, ठीक है, तो उन पीड़ाओं को कम करने का काम, हृदय से रिलेटेड जो भी आपके रोग होते हैं उन पीड़ाओं को कम करने के लिए हम एस्प्रिन का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये एस्प्रिन क्या होती है? ये नॉन नार्कोटिक होती है, नॉन एडिक्टिव होती है। तो इसका इफेक्ट कैसा होता है कि इसकी हमें आसक्ति नहीं होती। तो इसका काम क्या है? देखिए कहाँ उपयोग में ली जाती है एस्प्रिन। इसका पहला उपयोग है कंकाल की पीड़ा को कम करने के लिए। कहाँ काम आता है ये? कंकाल की पीड़ा को कम करने के लिए। दूसरा ये कहां पर काम आया? ये काम आया आर्थराइटिस। आर्थराइटिस मतलब होता है जहां जहां आपको जॉइंट पेन होता है, आर्थराइटिस को कम करने के लिए
तीसरा हृदय रोग में, चौथा कई बार हम गिरते हैं और हमें चोट लगती है तो ये खून के थप्पे नहीं जमने देता, ठीक है, खून के थप्पे ये नहीं जमने देता, ये काम होता है एस्प्रिन का। और एस्प्रिन और पैरासिटामोल ड्रग्स जो होती है उनको आप तभी काम में लेते हो जब आपको शरीर में कोई पीड़ा होती है, तो उस पीड़ा को कम करने के लिए हम ये नॉन नार्कोटिक ड्रग्स यूज में लेते हैं। अब बच्चों ये तो इसकी क्वांटिटी कम है, अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ गई तो हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यही कहा जाता है कि जब हम कोई भी पीड़ा हरी जो भी औषधि है वो ले तो हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही लें, अपनी मर्जी से हम कोई भी दवा ना लें, क्योंकि ये क्या करता है, एस्प्रिन के अंदर आपका जो रसायन होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो संश्लेषित क्रिया करता है और वो उस सतह पे जाकर काम कर कर उस पीड़ा को कम करने का काम करता है। तो अब देखते हैं कि ये जो एस्प्रिन है आपकी अस्वापक, ये किस रूप में मिलती है, तो ये हमको एस्प्रिन के रूप में मिलती है। एस्प्रिन के लिए हमारी बुक में कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो अब हम देखते हैं स्वापक क्या होता है। स्वापक का मतलब हुआ नार्कोटिक्स, ठीक है, नार्कोटिक्स। नार्कोटिक का मतलब ये आपको एनाल्जेसिक की तरह आप इनको काम में लेते हो, ये आपको बेहोशी की हालत में ला देते हैं, ये आपको बेहोश कर देते हैं। अब जो सबसे ज्यादा जो आप बोलोगे औषधि जिसको हम स्वापक के रूप में प्रयोग में लेते हैं ना, वो होती है बच्चों आपकी मोरफिन, ठीक है, क्या नाम होता है उसका, मोरफिन। दूसरा होता है हेरोइन। आप देखोगे कि इनके जो नाम है वही ड्रग्स जैसे लग रहे हैं जैसे हम सुनते हैं, तो इसका मतलब ये आपको पूरी तरीके से शिथिल कर देती हैं, सुन्न कर देती हैं, आपके ऑर्गन्स को काम नहीं करने देती। इसका मतलब आप निद्रा वाली अवस्था में आ जाते हो, बेहोशी की अवस्था में आ जाते हो। अब ये जो मोरफिन है ना, अगर इसकी मात्रा आपकी शरीर में ज्यादा बढ़ गई, अगर ये मोरफिन अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में ले लिया, तो मोरफिन को ज्यादा क्वांटिटी में लेने से आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप देखोगे कि आपकी स्थिति पहले तो बिल्कुल क्या हो जाएगी, सुन्न हो जाएगी, और दूसरा ये आपके हृदय पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो अगर आपने इसको ज्यादा क्वांटिटी में लिया तो सुन्नता की अवस्था, हृदय की बीमारी, और कभी कभी क्या होता है बच्चों, अगर हमने इसको ड्रग को ज्यादा ले लिया तो ये हमारे लिए मृत्यु कारक भी हो सकता है, ये हमारी मृत्यु का कारण भी हो सकता है। अब जो स्वापक होते हैं ना, उनकी कैटेगरी में जो सबसे कॉमन जो मोरफिन यूज लिया जाता है ना, उस मोरफिन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं ओपिएट। क्या कहते हैं, ओपिएट। तो एक नोट डाल के लिखो, मोरफिन को या फिर हम इस स्वापक को ओपिएट नाम से भी जानते हैं, या इसको हम ओपिएट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ओपियम जो है ये आपको कहां से मिला है, ये आपको पोस्ट ओपियम से प्राप्त होता है। ये ड्रग आपको एक पौधे से प्राप्त होता है, और आप देखोगे जिस पौधे से प्राप्त होता है उसमें पोस्ता के रूप में छोटे छोटे दाने होते हैं जिसको हम ओपियम भी कहते हैं। अगर आपने देखा भी हो, जिसको हम हिंदी में खसखस भी कहते हैं, उस प्लांट से ही आपको प्राप्त होता है और ये ड्रग के रूप में काम में लिया जाता है। तो अगर हमसे पूछेंगे कि अस्वापक का बेस्ट उदाहरण कौन सा है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल अस्वापक का एस्प्रिन है, और अगर हमसे स्वापक का उदाहरण पूछेंगे तो स्वापक का बेस्ट उदाहरण हमारे पास में मोरफिन है। क्लियर है इतना? चलिए अब देखो कि मोरफिन और हेरोइन जो है वो आपके स्वापक के रूप में काम में होते हैं। ये आपको यहाँ पर मोरफिन का डायग्राम गिवन है, ये हेरोइन का है, और ये आपका कोडेन का है। तीनों ही किसके उदाहरण है, स्वापक के उदाहरण है। एग्जाम में आपसे इसका स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको तीनों के नाम पता होना जरूरी है कि इनको हम स्वापक के रूप में प्रयोग में लेते हैं। क्लियर?
अब बच्चों, ये जो मैंने आपको पीड़ाहारी दवाइयां बताई, ये जो पीड़ाहारी औषधियां हैं, इन पीड़ाहारी औषधियों को हम कब काम में लेते हैं? आप देखोगे कि कई बार शल्य चिकित्सा, जैसे कि किसी की सर्जरी होती है, किसी का ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन के बाद जिस दर्द को हम सहन नहीं कर सकते तो हमें पीड़ाहारी औषधियां लेनी पड़ती हैं। कई बार हम ये देखते हैं कि कोई पर्सन कैंसर की लास्ट स्टेज पर है, कैंसर की लास्ट स्टेज में वो अपने दर्द को नहीं सहन कर पा रहा, तो उसके लिए हम कौन सी औषधियों का प्रयोग करते हैं? हम पीड़ाहारी औषधियों का प्रयोग करते हैं। तो पीड़ाहारी औषधियां बेसिकली ऑपरेशन या सर्जरी के बाद ही प्रयोग में ली जाती है। तो इसमें हमने 2 कैटेगरीज देखी, एक आपके स्वापक और एक आपके अस्वापक। क्लियर? तो अब शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स हिंदी में बोलेंगे प्रति सूक्ष्म जैविक। क्या नाम है? प्रति मतलब एंटी, सूक्ष्म जैविक मतलब बायोटिक्स, एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या उनके उदाहरण होते हैं, ये पहले हमें आज के लेक्चर में समझना है। और एंटीबायोटिक इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे तो सारी औषधियां इंपॉर्टेंट है, बट एंटीबायोटिक जो है इस टॉपिक में से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं एंटीबायोटिक्स के साथ। चलिए तो बच्चों शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है प्रति सूक्ष्म जैविक। और प्रति सूक्ष्म जैविक को हम इंग्लिश में कहते हैं एंटी माइक्रोबियल। क्या कहते हैं हम इनको? हम इनको एंटी माइक्रोबियल कहते हैं, जो माइक्रोब्स को हटाने का, नष्ट करने का काम करती है। अब एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में आप देखोगे कि हम 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम एंटीसेप्टिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे और डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट होता क्या है मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी। और प्रति सूक्ष्म जैविक के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्रतिजनन क्षमता, मतलब एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हमारी कौन कौन सी होती है। तो देखिए, मनुष्यों तथा जीवों में रोग विभिन्न सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, वायरस, कवक और अन्य परजीवियों द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, मनुष्य में जितनी भी बीमारियां उत्पन्न हो रही है, तो वो बीमारियां आप देख रहे हो कि किसकी वजह से हो रही है, या तो वायरस की वजह से हो रही है या बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। हमारे आसपास बहुत सारे जीवाणु ऐसे हैं जो बीमारी का कारण है। और रिसेंट में जो हमारे लिए सबसे बड़ा बीमारी का कारण है कोरोना वायरस, जिसको हम अपने दिन प्रतिदिन जीवन में बार बार सुनते ही रहते हैं। तो मनुष्य में जितनी भी बीमारियां हैं उनका जो कारण है, उनका कारण कौन है? उनका कारण विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके जीवाणु, वायरस, कवक तथा अन्य परजीवी हो सकते हैं। प्रति सूक्ष्म जैविकों की प्रवृत्ति चयनित करने के लिए कवक, वायरस के लिए प्रतिवायरस, परजीवियों के लिए प्रति परजीवी का विनाश करने और वृद्धि को रोकने और सूक्ष्म जीवियों के प्रभाव को कम करने के लिए होता है। बहुत सिंपल सी चीज है। अगर कोई बीमारी बैक्टीरिया की वजह से हो रही है तो बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए कौन सी दवाई लेंगे? एंटीबैक्टीरियल, हिंदी में बोलेंगे प्रतिबैक्टीरियल। कोई बीमारी वायरस की वजह से हो रही है तो उसके लिए कौन सी ड्रग लेंगे? एंटीवायरस। एंटीवायरस को बोलेंगे प्रतिवायरस। कोई भी बीमारी किसी कवक की वजह से हो रही है तो उसको बोलेंगे प्रतिकवक। तो इसका मतलब जो बीमारियां किसी भी परजीवी की वजह से हुई तो उनको हम बोलेंगे, उनके आगे वर्ड लगाएंगे प्रति, और प्रति का मतलब होता है एंटी। एंटी का मतलब जिसकी वजह से वो बीमारी हुई, उस रोग को ये नष्ट करने का काम करेगी। ओके, प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, प्रतिरोधी और संक्रमणकारी प्रति सूक्ष्म जैविक औषधियां होती है। अब बात यह है कि प्रति सूक्ष्म जैविक मतलब एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की कैटेगरी में कौन कौन आता है? पहले आते हैं प्रतिजैविक। प्रतिजैविक का मतलब होता है आपके एंटीबायोटिक। सेकंड होते हैं प्रतिरोधी और तीसरे होते हैं संक्रमणकारी। तो यहां पर हम 3 चीजों की चर्चा करेंगे। पहला हुआ प्रतिजैविक। प्रतिजैविक का क्या मतलब होता है बच्चों? प्रतिजैविक का मतलब होता है आपके एंटीबायोटिक, ठीक है। दूसरे होते हैं प्रतिरोधी और तीसरे कौन होते हैं? संक्रमणकारी। तो यहां पर प्रतिरोधी मतलब एंटीसेप्टिक, और किसकी बात करेंगे? डिसइंफेक्टेंट्स की बात करेंगे।
ठीक है, तो इन तीनों कैटेगरीज को अब मैं आपको डिटेल में समझाने वाली हूं। तो हमारा प्रति सूक्ष्म जैविक में पहली चीज हमें किसको पढ़ना है, हमें एंटीबायोटिक्स को ही पढ़ना है। तो देखिए, प्रति सूक्ष्म जैविक में हम पढ़ेंगे पहले प्रतिजैविक, जिनको हम एंटीबायोटिक बोलेंगे, और प्रति सूक्ष्म जैविक की जो हमारी दूसरी कैटेगरी होगी वो होगी पूतिरोधी और आपके विसंक्रमी, मतलब जो आपके रोगों को नाश करते हैं, जिसमें हम एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा कौन है, पहला हमारा है प्रतिजैविक, मतलब एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक औषध मानव तथा जीवों के लिए कम विषैली होने के कारण संक्रमण में उपचार के लिए प्रयुक्त की जाती है। अब हम जो भी एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स मतलब आपके प्रतिजैविक, उनको आप प्रयोग में क्यों लेते हो, क्योंकि ये कम विषैले हैं, ये पॉइजनस नहीं है। तो ये पॉइजनस नहीं है तो हम किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए इनको इसलिए यूज लेते हैं क्योंकि ये हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालती, और बल्कि जिस वायरस या बैक्टीरिया की वजह से हमको संक्रमण हुआ है उसको भी कम करने का काम करती है। प्रारंभ में प्रतिजैविकों को सूक्ष्म जीवकों द्वारा उत्पन्न ऐसे रसायनों के वर्ग में रखा गया जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं और उनका पूर्ण विनाश करते हैं। अब पहले जब एंटीबायोटिक्स बने तो उनको उन सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किया गया जो रसायन वर्ग में अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं आपके, जीवाणु है, कवक है, फफूंदी है, ठीक है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगई है, एल्गे है। अब इन सारे जैविकों की वजह से, इन सारे सूक्ष्म जीवों की वजह से, इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से अगर कोई बीमारी होती है तो हमेशा इनका इलाज कैसे उत्पन्न किया जाता था, इन्हीं वायरसों को प्रयोग में लेके इनका इलाज उत्पन्न किया जाता था। संश्लेषण विधियों के विकास ने कुछ ऐसे रसायनों को संश्लेषण में सहायता दी जिनकी खोज मूलतः सूक्ष्म जीवों के उत्पाद की तरह हुई। इसका भी यही मतलब है कि संश्लेषण विधियां कुछ ऐसी बनाई गई कि इन बीमारियों का इलाज आपको इन्हीं वायरस, बैक्टीरिया और फंगई से मिला। अब हमारे जो एंटीबायोटिक होते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ पूर्ण संश्लेषित यौगिक भी प्रतिजीवाणु होते हैं, इसलिए प्रतिजैविक की परिभाषा अब बदल गई है। ठीक है, तो प्रतिजैविक को हम पूर्ण और आंशिक रूप से रासायनिक संश्लेषण द्वारा प्राप्त उन पदार्थों को कहा जाता है जो कम सांद्रता में सूक्ष्म जीवों के लिए उपचायी प्रक्रमों में अवरोध उत्पन्न करके उनकी वृद्धि को रोकने का काम करते हैं अथवा उनका विनाश करते हैं। अब यहाँ पर ये जो परिभाषा लिखी हुई है, ये परिभाषा आपकी किसकी परिभाषा है, प्रतिजैविकों की परिभाषा है। प्रतिजैविक मतलब क्या हुए आपके एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक पूर्ण अथवा आंशिक रूप से, पूर्ण अथवा आंशिक रूप से आपके रासायनिक विज्ञान के या रासायनिक संश्लेषण द्वारा बनाए गए वो पदार्थ हैं जो कम सांद्रता में सूक्ष्म जीवों के उपापचयी प्रक्रमों में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब अगर कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी वायरस है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या करते हैं, वहां पर सांद्रता को उत्पन्न कर उनके ग्रोथ को रोकते हैं, उनको रोकने का काम करते हैं, उनको बढ़ने नहीं देते। अवरोध उत्पन्न करके उनकी वृद्धि को रोकते हैं अथवा उनका विनाश करते हैं। या तो क्या करेंगे, उनकी ग्रोथ को ही रोक देंगे या कंप्लीटली उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनका विनाश कर देंगे। तो एंटीबायोटिक हुए क्या, एंटीबायोटिक हमारे उन पदार्थों को कहा जाता है जो कम सांद्रता में सूक्ष्म जीवों के उपचायी प्रक्रमों में अवरोध उत्पन्न करते हैं या फिर उनको पूरी तरह से उनकी वृद्धि को क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो ये हुई आपकी एंटीबायोटिक्स की डेफिनेशन। अब बच्चों, जो हमारे एंटीबायोटिक होते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक अभी मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊंगी, लेकिन हुआ क्या था 19वीं सदी में, ठीक है, एक हम बोलेंगे एक साइंटिस्ट थे। कौन सी सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में। इनका नाम था पॉल एलेक्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बीमारी है सिफिलिस, ठीक है, एक बीमारी होती है सिफिलिस, उसको हटाने के लिए इन्होंने एक एंटीबायोटिक की खोज की। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने
ऐसी चीजें करने में ये समर्थ हुए कि हम कोई भी अगर एंटीबायोटिक यूज में लेते हैं तो वो क्या करे, हमेशा टारगेट को अटैक करे, ना कि होस्ट को अटैक करे। ठीक है, तो ये जो एंटीबायोटिक बनी, ये जो आपके प्रतिजैविक बने, एंटीबायोटिक होते हैं हमारे प्रतिजैविक, ये जो प्रतिजैविक बने ये अपना काम इस तरीके से करें कि ये हमेशा किसको अटैक करें, ये उन सूक्ष्म जीवों को अटैक करें, ना कि वो होस्ट को अटैक करें। तो एंटीबायोटिक का काम क्या है, सूक्ष्म जीवों पर आक्रमण करना। किस पे आक्रमण करें, सूक्ष्म जीवों पर आक्रमण करें। ये अपना आक्रमण सूक्ष्म जीवों पर करें, ना कि होस्ट पर अटैक करें। ये क्या करें, कभी भी होस्ट पे अटैक नहीं करें। तो ये उपलब्धि इन साइंटिस्ट को मिली और उसके लिए उनको चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो एलिक्स को नोबेल प्राइज भी मिला, किस चीज के लिए, कि उन्होंने इस चीज का इन्वेंशन किया कि कोई भी एंटीबायोटिक है उसकी खोज हम करें तो वो इस तरीके से हो कि हमेशा वो अपने टारगेट को अटैक करे, होस्ट को अटैक ना करे। अब बच्चों, एंटीबायोटिक्स की श्रेणी में आप देखोगे हमारे पास में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है। जनरल नॉलेज की बुक में आपने छोटी क्लासेस में सुना होगा कि एक एंटीबायोटिक होती है जिसको हम बोलते हैं पेनिसिलिन, जिसकी खोज की थी सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक आपने सुनी होगी पेनिसिलिन। ठीक है, एंटीबायोटिक होती है, किसने खोज की इसकी खोज की सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अब यहां पर ये जो पेनिसिलिन है ये कौन से जीवाणु पर निरोधी का काम करेगी, तो यहां पर आपको दे रखे हैं जीवाणुनाशी, मतलब जो जीवाणुओं को नष्ट करेंगे, और यहां दे रखा है जीवाणु निरोधी। ठीक है, तो देखिए समझिएगा, पहला नाम है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। ठीक है, क्या नाम है इसका, पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन जो जीवाणु निरोधी के रूप में प्रयुक्त होती है, इसका नाम है एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अमीनोग्लाइकोसाइड। अमीनोग्लाइकोसाइड ये जिस नाम से प्रयुक्त होती है उसको हम बोलते हैं टेट्रासाइक्लिन। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ऑफ्लोक्सिन, ऑफ्लोऑक्सिन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लोरोरेम्फेनिकोल। तो जिन जीवाणुनाशियों का इन्वेंशन हुआ उनके नाम थे पेनिसिलिन, ऑफ्लोक्सिन और अमीनोग्लाइकोसाइड। ठीक है, वो किस जीवाणु निरोधी की तरह काम करते हैं, पेनिसिलिन को बोलते हैं हम एरिथ्रोमाइसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड को हम कहते हैं टेट्रासाइक्लिन, ऑफ्लोक्सिन को हम क्या कहते हैं, ऑफ्लोक्सिन को हम कहते हैं क्लोरोरेम्फेनोल। ओके, तो क्लोरोरेम्फेनोल इसका जीवाणु निरोधी का नाम है। तो यहाँ पर ये आपको कुछ एंटीबायोटिक्स दी हुई है जिनका इन्वेंशन हमारे एंटीबायोटिक्स के रूप में हुआ, बहुत सारे प्रतिजैविकों के रूप में। अब बच्चों यहाँ पर कुछ प्रतिजैविक आपको दिए गए हैं। ये प्रतिजैविक है आपका सेल्वर्सन। सिफिलिस बीमारी को ठीक करने के लिए सबसे पहला एंटीबायोटिक ये आपका बनाया गया था। इसके अलावा प्रोंटोसिल, यहां पर है सल्फेनेमाइड, यहां है सल्फपिरिडिन, यहां है एजोरंजक। ये जितनी भी चीजें यहां पर दिखाई गई है ये सारी आपकी क्या है, ये सब आपकी एंटीबायोटिक्स हैं।
और एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है? ये आपके सूक्ष्म जीवों को या तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती हैं या उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं। यहाँ पर एक नाम लिया गया है सेल्वर्सेन। ये मार्केट में किस सेल्वर्सेन नाम से जो है ये टेबलेट और ये एंटीबायोटिक आपको अवेलेबल होती है। सिफिलिस नामक जो बीमारी होती है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोंटोसिल, सल्फेनेमाइड, सल्फापेरिडिन, एजोरंजक, ये सारे क्या हैं? ये सभी आपके एंटीबायोटिक्स हैं। तो बच्चों आप देखोगे कि एंटीबायोटिक्स हमारे पास में बहुत सारे हैं। तो एंटीबायोटिक्स को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। जो आपके एंटीबायोटिक्स हैं उनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। अब वो 2 कैटेगरी क्या थी? एक थे आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम, एक थे आपके नैरो स्पेक्ट्रम। एक हो गए हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, एक हो गए हमारे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है? नैरो मतलब होता है संकीर्ण और ब्रॉड का मतलब होता है जो जिसका क्लासिफिकेशन काफी बड़ा हो। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स को इन 2 स्पेक्ट्रम्स में क्यों रखा गया, इन दोनों का क्या मतलब है और कौन से उदाहरण इन एंटीबायोटिक्स के अंदर आते हैं, तो ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो बच्चों ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जिसका स्पेक्ट्रम है, जब वो आपका प्रतिजीवी काम करे तो वो बहुत वाइड रेंज पे काम करे। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे विस्तृत, ठीक है, और नैरो स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे कि नैरो है, मतलब वो संकीर्ण है। क्लियर है इतना? अब बच्चों इसका एक हम कहेंगे कि नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होता है, उनका एक रेंज होता है। ठीक है, रेंज को हम कहते हैं पराग। रेंज इंग्लिश वर्ड है, इसको हम हिंदी में पराग कहते हैं। अब आप किन एंटीबायोटिक्स को ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलोगे और किन एंटीबायोटिक्स को आप नैरो स्पेक्ट्रम कहोगे? तो देखो आपके जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं या आपके विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं वो कैसे होते हैं? विस्तृत स्पेक्ट्रम की, ठीक है, यह वह एंटीबायोटिक हैं जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के प्रभाव को विरोध करते हैं। ठीक है, तो विस्तृत स्पेक्ट्रम आपका वो होगा कि जब आप देखोगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पे जब आप उसकी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव पे जब आप उसकी अभिक्रिया देखोगे तो ये उस अभिक्रिया को क्या करेगा? ये उसके प्रभाव का हमेशा विरोध करेगा। ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है? बच्चों जो वर्ड है ग्राम पॉजिटिव और एक वर्ड है ग्राम नेगेटिव, तो इसका मतलब होता है ग्राम ग्राही और इसका मतलब होता है ग्राम आग्राही। ओके, इन दोनों वर्ड्स का ये भिन्न भिन्न यहां पर मतलब है। अब यहां पर दूसरा वर्ड है आपका संकीर्ण स्पेक्ट्रम, जिसको हमने बोला नैरो स्पेक्ट्रम। दूसरा क्या है आपका? संकीर्ण स्पेक्ट्रम। इस संकीर्ण स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम आपके यह वह एंटीबायोटिक्स का स्पेक्ट्रम है, एंटीबायोटिक का पराग है, या हम पराग की जगह इसको बोल सकते हैं यह वह रेंज है जो आपके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के प्रभाव से
प्रभावित होती है। ठीक है, ग्राम ग्राही होगा या ग्राम अग्राही होगा, अगर ये प्रभावित हुए तो ये आपके संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। अब बच्चों एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन हमने उसकी रेंज के हिसाब से 2 कैटेगरी में किया। बात आती है इनके उदाहरण की। आपका जो पेनिसिलिन होता है, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ये आपका संकीर्ण स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। कैसा एंटीबायोटिक है? संकीर्ण स्पेक्ट्रम। तो हम क्या बोलेंगे, अगर हम उदाहरण की बात करें, अगर हम उदाहरण की बात करें तो इस संकीर्ण स्पेक्ट्रम नैरो स्पेक्ट्रम का उदाहरण है पेनिसिलिन। ठीक है, और अगर मैं इस विस्तृत स्पेक्ट्रम वाले की बात करूं तो ये विस्तृत स्पेक्ट्रम का उदाहरण होगा आपका क्लोरोमफेनिकोल। ठीक है, क्लोरोमफेनिकोल जो अभी मैंने आपको एक एंटीबायोटिक बताया, ये आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। तो यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अराइज होता है कि संकीर्ण स्पेक्ट्रम और आपका विस्तृत स्पेक्ट्रम क्या होता है, दोनों को उदाहरण के बेसिस पर आप इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो ये पूरी चर्चा थी आपकी एंटीबायोटिक्स की। अब मैंने बोला कि आपको जितने भी एंटी माइक्रोबियल्स हैं उसमें पहले आपको एंटीबायोटिक्स भी पढ़ना है, आपको एंटीसेप्टिक भी पढ़ना है और आपको डिसइंफेक्टेंट भी पढ़ना है। तो अब हम चर्चा करते हैं एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट्स की। पर उससे पहले बच्चों आपको यहां पर पेनिसिलिन की सामान्य संरचना दी हुई है और क्लोरोम्फेनिकोल की भी आपको सामान्य संरचना दी हुई है। मैंने आपको अभी बताया कि पेनिसिलिन जो होता है वो आपका नैरो स्पेक्ट्रम वाला एंटीबायोटिक है। कैसा स्पेक्ट्रम है इसका? नैरो स्पेक्ट्रम है, संकीर्ण स्पेक्ट्रम है। और अगर मैं क्लोरोम्फेनिकोल की बात करूं तो इसका आपका ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड का मतलब होता है विस्तृत स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये दोनों का आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर भी गिवन है, लेकिन आपको सिर्फ इनके नाम ही इस चैप्टर में ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं हम एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स की तरफ। एंटीसेप्टिक्स और डिसइंफेक्टेंट का मतलब है, एक हो गए आपके पूतिरोधी, एक हो गए आपके विसंक्रामी। पूतिरोधी एंटीसेप्टिक, विसंक्रामी डिसइंफेक्टेंट्स। अब दोनों बातों में यहां पर क्या फर्क है? दोनों के ब्रैकेट में लिखा हुआ है रोगाणुनाशी। इसका मतलब क्या है? अणुओं को नष्ट करेंगे। कौन से अणुओं को? जो रोग फैलाता है। अब बच्चों जैसे ही मैं अगर एंटीसेप्टिक या पूतिरोधी का नाम लेती हूं तो सबसे पहले जो एग्जांपल हमारे माइंड में क्लिक करता है वो होता है डेटॉल। ठीक है, क्या होता है, हमें जब भी कोई चोट लगती है तो उस चोट को साफ करने के लिए हम कॉटन को डेटॉल में डिप करके उस चोट को हम साफ करते हैं ना। तो ये जो डेटॉल है ये हमारा एंटीसेप्टिक का काम करता है। लेकिन अगर कोई भी वस्तुएं आपके पास अजीवी होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे घर के फर्श को साफ करना है, तो अगर घर के फर्श को साफ करना है तो क्या घर के फर्श को साफ करने के लिए हम डेटॉल का प्रयोग करेंगे? वहां हम डेटॉल का प्रयोग नहीं करेंगे। वहां पर हमें कौन सी चीज यूज में लेनी पड़ेगी? वहां पे हमें विसंक्रामी, जिनको हम डिसइंफेक्टेंट्स कहते हैं, उनको हमको काम में लेना पड़ेगा। कई बार हम देखते हैं कि हमारे घर से अगर हमें जर्म्स और बैक्टीरिया को हटाना है, घर को साफ सुथरा रखना है, तो हम क्या करते हैं, जब हम घर में पोछा लगाते हैं तो हम उसमें फिनाइल डालते हैं। ठीक है, तो फिनाइल क्या होता है? वो फिनाइल डिसइंफेक्टेंट है। लेकिन अगर मैं डेटॉल की बात करूं तो डेटॉल क्या है? डेटॉल एंटीसेप्टिक है। तो क्या एग्जाम्पल के थ्रू हमें क्लियर हुआ कि एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या फर्क है? एंटीसेप्टिक का मतलब होता है पूतिरोधी और डिसइंफेक्टेंट्स का मतलब होता है विसंक्रामी। ठीक है, मतलब जो रोगों को नाश करें। तो एंटीसेप्टिक क्या होते हैं और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंटीसेप्टिक हो गए आपके
पूतिरोधी, और डिसइंफेक्टेंट हो गए आपके विसंक्रामी। ओके, इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास में डेटॉल, इसका हमारे पास में एग्जाम्पल हो गया फिनाइल। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट। अब पहले चर्चा करेंगे पूतिरोधियों के बारे में। पूतिरोधी तथा विसंक्रामी ऐसे रसायन होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को विनाश करते हैं और उनकी वृद्धि को रोकते हैं। एंटीबायोटिक्स की बात करें, एंटीसेप्टिक्स की बात करें, या हम डिसइंफेक्टेंट्स की बात करें, सबका काम क्या है, सूक्ष्म जीवों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकना या फिर उनको कंप्लीटली नष्ट करना। पूतिरोधियों को सजीव उत्तकों जैसे घाव, चोट, व्रण और रोगग्रस्त त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। अब पूतिरोधी और आपके विसंक्रामी में मेन फर्क क्या है कि जो पूतिरोधी होते हैं ना, उनको आप हमेशा सजीव उत्तकों पे लगाते हो, जो चीज सजीव है, लाइव है, जिंदा है। और विसंक्रामी को हम सजीव चीजों पे नहीं लगा सकते, उनको हम हमेशा निर्जीव चीजों पे लगाते हैं। जैसे हमने घर में पोछा लगाने के लिए हमने फर्श पर फिनाइल यूज किया, तो वो हमारी निर्जीव चीजें हैं। तो हमेशा पूतिरोधियों को, हमेशा एंटीसेप्टिक को कहाँ लगाया जाता है, जो चीजें सजीव होती है, जो चीजें जिंदा होती है, जो चीजें लाइव होती है, जैसे घाव, चोट, व्रण और आपके रोगग्रस्त त्वचा। ठीक है, फ्यूरेसिन, सोफ्रामाइसिन इत्यादि इसके उदाहरण हैं। डेटॉल तो मैंने आपको उदाहरण दिया ही था, लेकिन आपने देखा है कि कभी आपको चोट लग जाती है, स्किन पे कोई घाव हो जाता है, या फिर हम देखें कि हमें कोई अल्सर टाइप का कुछ व्रण आपको देखने को मिलता है, तो आप क्या करते हो, 2 ट्यूब्स मार्केट में अवेलेबल होती है, एक का नाम होता है फ्यूरेसिन, एक का नाम होता है सोफ्रामाइसिन। सोफ्रामाइसिन एक कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक है जिसके बारे में हम सुनते हैं, हम उस घाव पे उसको लगाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। इसका मतलब उस सोफ्रामाइसिन ने क्या काम किया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो सूक्ष्म जीवी वहां उत्पन्न हो रहे थे, उनको कंप्लीटली खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। साधारण प्रयुक्त किया जाने वाला पूतिरोधी डेटॉल है, क्लोरोशाइनेनॉल है और टर्पेनोल है। इन सब का मिश्रण आपका डेटॉल होता है। तो प्रयुक्त किया जाने वाला पूतिरोधी डेटॉल है, क्लोरोजाइलेनॉल और टर्पेनोल का मिश्रण, ये आपका डेटॉल जो है वो होता है। तो हम सामान्यतः जिस पूतिरोधी का प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में करते हैं वो कौन सा है, वो आपका डेटॉल है। ओके, अब बाइथायोनोल को साबुन में पूतिरोधी गुणधर्म प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है। यौगिक को बाइथेनॉल भी कहते हैं। आयोडीन एक प्रबल पूतिरोधी है। ठीक है, अब देखो, डेटॉल के बाद सोफ्रामाइसिन और फ्यूरेसिन के बाद आया डेटॉल। डेटॉल के बाद एक और नया नाम आया, इसका नाम है बाइथियोनोल। बाइथियोनोल। अब ये बाइथियोनोल क्या करता है, ये जो बच्चों बाइथियोनोल होता है ना, ये आपका साबुन में मिलाया जाता है और ये साबुन में मिलाने के बाद जो है आपके पूतिरोधी का काम करता है। ठीक है, अगर मैं आयोडीन की बात करूं तो आपने सुना होगा कि कई बार हमें जब चोट लगती है तो हम एक सॉल्यूशन लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं टिंक्चर आयोडीन बोलते हैं। ये टिंक्चर आयोडीन आपका अल्कोहल जल में मिश्रित हुआ 2 से 3% घोल आयोडीन का होता है, जो टिंक्चर कहलाता है, और इसको हम घाव पे लगाते हैं। जब भी हमें कोई चोट लग जाती है तो हम टिंक्चर आयोडीन लगाते हैं। बात यह है कि टिंक्चर आयोडीन एक्चुअल में होता क्या है। टिंक्चर आयोडीन आपका अल्कोहल और जल का मिश्रण होता है, जिसमें 2 से 3% हम क्या डालते हैं, आयोडीन का घोल डालते हैं, और इसी को हम टिंक्चर कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। आयोडोफॉर्म भी घावों पर पूतिरोधी की तरह प्रयुक्त किया जाता है। बोरिक अम्ल का तनु जलीय विलयन आंखों के लिए दुर्बल प्रतिरोधी होता है। अगर आपने बोरिक एसिड लिया है, बोरिक एसिड आपका एक तनु जलीय विलयन है। तनु जलीय विलयन मतलब हमने उसमें अगर थोड़ा सा पानी मिलाया है तो आप देखोगे कि ये सॉल्यूशन आपका एक दुर्बल प्रतिरोधी होता है, ज्यादा एक्टिव पूतिरोधी की तरह ये काम नहीं करता। तो पूतिरोधी के उदाहरणों में हमारे पास डेटॉल है, सोप्रामाइसिन है, बाइथियोनोल है, टिंक्चर आयोडीन है, आयोडोफॉर्म है, वो भी घाव पर काम करता है, और आपका लास्ट है बोरिक अम्ल का तनु विलयन। क्लियर? अब हम बात करेंगे विसंक्रमियों की।
अब विसंक्रमियों को हम क्या कहते हैं? विसंक्रमियों को हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। और जैसे मैंने बताया कि एंटीसेप्टिक जैसे हम सजीव चीजों पे लगाते हैं, डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग हम सजीव चीजों पे नहीं कर सकते, इनको हम निर्जीव वस्तुओं पर ही प्रयोग में लेते हैं। तो आपके विसंक्रमी जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनका प्रयोग निर्जीव वस्तुएं जैसे फर्श, नाली और यंत्रों पर किया जाता है। ठीक है, विसंक्रमी का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए फिनोल का 0.2% विलयन प्रतिरोधी होता है, जबकि इसका 1% विलयन विसंक्रमित का काम करता है। बच्चों, बात क्या होती है कि अगर आपको कोई भी चीज एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट की तरह काम में लेनी है तो आपको उसका पीएच का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अगर आपने फिनोल का 0.2% विलयन लिया है, ठीक है, फिनोल कितना है? 0.2% है। अब अगर आपने फिनोल का 0.2% लिया है और अगर आपने फिनोल का 1% लिया है, तो 0.2% वाली चीज जो होगी ना वो आपकी एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगी। किसकी तरह काम करेगी? एंटीसेप्टिक की। लेकिन अगर आपने उसका 1% सॉल्यूशन लिया है तो 1% सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक का काम नहीं करता, 1% सॉल्यूशन आपका किसका काम करता है? डिसइंफेक्टेंट का काम करता है। तो यहां भी आपका एक क्वेश्चन बन रहा है कि अगर हमने फिनोल का 0.2% लिया तो वो प्रतिरोधी का काम करेगा, और 1% लिया तो हमने क्या देखा कि वो विसंक्रमी का काम करेगा। ठीक है, क्लोरीन की 0.2 से 0.4 भाग 10 लाख में जल में सांद्रता अत्यधिक कम सांद्रता में सल्फर डाइऑक्साइड विसंक्रमी का कार्य करता है। क्लोरीन का 0.2 से लेके 0.4 ppm, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, अगर आपने ये भाग लिया है तो ये जल में सांद्रता उत्पन्न करेगा। और अगर आपको कम सांद्रता चाहिए, अगर आपको विसंक्रमी की तरह उसको प्रयोग में लेना है तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फर्क होता है प्रतिरोधी और विसंक्रमियों में। अब प्रतिरोधी और विसंक्रमी दोनों ही रोगाणुओं का नाश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों के डिफरेंसेस पे चर्चा करें तो यहां मैं लिख रही हूं प्रतिरोधी और यहां मैं लिख रही हूं विसंक्रमी। प्रतिरोधी क्या हुए? प्रतिरोधी हो गए आपके एंटीसेप्टिक, ये हो गए आपके डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक आप किस चीज को बोलोगे? जो सजीव चीजों पर जैसे चोट, घाव आदि पर काम करे। ठीक है, और ये कौन सी चीजों पे काम करेगा? जो निर्जीव चीजें जैसे फर्श पर काम करे। तो जो सजीव चीजों पर अपना काम करेगा वो एंटीसेप्टिक, जो निर्जीव चीजों पे करेगा वो आपका हो गया डिसइंफेक्टेंट, जिसको हम बोलते हैं विसंक्रामी। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए ले लिया हमने टिंक्चर आयोडीन। ठीक है, और अगर मैं डिसइंफेक्टेंट की बात करूं तो आपके फिनोल का 1% विलयन, फिनोल का 1% विलयन किसका काम करता है? विसंक्रमी का काम करता है। तो ये मेन फर्क होता है एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स में। क्लियर इतना? चलिए, अब बच्चों यहां पर प्रतिरोधी और विसंक्रमियों के कुछ उदाहरणों के आपको यहां पर संरचनाएं हैं वो दी हुई हैं। तो प्रतिरोधी और विसंक्रमियों की संरचनाएं हम देखते हैं। अभी मैंने आपको एक नाम बताया क्लोरोजाइलिफिनोल, तो क्लोरोजिफिनोल ये है, टर्पिनोल और बायथेनोल, ये तीनों ही आपके क्या हैं? ये तीनों ही आपके एंटीसेप्टिक हैं, प्रतिरोधी हैं, और इनके स्ट्रक्चर आपको आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आज के लेक्चर के आखिरी टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है प्रतिजनन क्षमता औषधें, जिनको हम कहते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स।
ठीक है। ड्रग्स की मैंने आपको 5 कैटेगरी बताई और ये हम 5वीं कैटेगरी है जो इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रतिजनन क्षमता। अब देखो बच्चों, प्रतिजनन क्षमता को हम कहते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। अब एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप जानते हो कि हमारे संसार की, हमारे विश्व की जो जनसंख्या है उसमें काफी वृद्धि होती जा रही है। अगर वो जनसंख्या वृद्धि इसी प्रकार होती रही तो हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे खाने की कमी, पानी की कमी और जितने भी हमारे आसपास संसाधन हैं उनकी कमी का हमें यहाँ पर अनुभव करना पड़ेगा आने वाली अगली पीढ़ी के लिए। तो उसी के लिए क्या होती है हमारी एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, जिनको हम कहते हैं प्रतिजनन क्षमता औषध। अब प्रतिजीवाणु क्रांति ने मनुष्य को दीर्घ और स्वस्थ जीवन प्रदान किया है। जीवन की संभावना लगभग दुगनी हो गई है क्योंकि प्रतिजीवाणु क्रांति आई। ठीक है, तो उस एंटी माइक्रोबियल जो आप रेवोल्यूशन देख रहे हो उसकी वजह से हमारी जो जीवन की, हम देख सकते हैं जीने की क्षमता दुगनी हो गई है। अधिक जनसंख्या ने भोजन, संसाधन, पर्यावरण, बेरोजगारी इत्यादि विषयों की अनेक समस्याएं उत्पन्न की है। अगर पॉपुलेशन इसी तरह बढ़ती रही तो खाने की कमी, जल की कमी, संसाधन की कमी, बेरोजगारी, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं पर नियंत्रण के लिए जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। तो हमें क्या करना है? हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है। तो हमारी जो सरकार है वो वक्त पे टाइम टू टाइम बहुत सारी पॉलिसीज लेके आती है, जैसे कि परिवार नियोजन की धारणा को प्रोत्साहन दिया गया है। प्रतिजनन क्षमता औषध इस दिशा में उपयोगी है। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, प्रतिजनन क्षमता औषधियों को हम इसी के लिए काम में लेते हैं ताकि परिवार जो है उसका नियोजन वाला जो क्रांति हमारे देश में चल रही है वो पूरी तरीके से क्या हो, पूरी तरह से सक्षम हो हमारी जनसंख्या को कंट्रोल करने में। जनन नियंत्रण गोलियों में आवश्यक रूप से संश्लिष्ट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उत्पन्नों का मिश्रण होता है। दोनों ही यौगिक हार्मोन होते हैं। अब जो ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स बनाई जाती है, ये ड्रग्स फीमेल्स के लिए बनाई जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी गोलियों में क्या होता है? इनकी गोलियों में या तो होता है एस्ट्रोजन या फिर क्या होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, यह ज्ञात है कि प्रोजेस्टेरोन अंडोत्सर्ग को निरक्षित करता है। संश्लेषित प्रोजेस्टेरोन प्राकृतिक प्रोजेस्टेरोन से अधिक प्रभावी होता है। नॉरएथेनेड्रोन प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न का एक उदाहरण है जो व्यापक रूप से जनन नियंत्रण गोलियों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होता है उन दोनों का मिश्रण होता है और इसी का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारे पास है वो है आपका, क्योंकि ये अंडोत्सर्ग को निर्धारित करता है, फीमेल्स में एग्स बनने को ये रोकता है। तो अगर फीमेल की बॉडी में एग्स नहीं बनेंगे तो वो ड्रग क्या काम करेगी? एंटी फर्टिलिटी का काम करेगी। तो इसी श्रृंखला में जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग जो है उसका नाम है नॉरएथेनेड्रोन। नॉरएथेनेड्रोन, ठीक है, ये एक एंटी फर्टिलिटी ड्रग होती है। इथाइलेस्ट्रोल, डायोल, नोवेस्ट्रोल एक एस्ट्रोजन उत्पन्न जो प्रोजेस्टेरोन उत्पन्न के साथ जनन नियंत्रण गोलियों में प्रयुक्त होती है। जो जनन नियंत्रण की गोलियां आती है उनमें एक और एग्जांपल है नोवेस्ट्रोल। क्या नाम है? नोवेस्ट्रोल। ये दोनों ही ड्रग्स ऐसी है जो एस्ट्रोजन उत्पन्न होती हैं और हमारे शरीर में जो हमारे फीमेल्स में अंडोत्सर्ग होते हैं उनको निरोधित करती है ताकि क्या हो, पॉपुलेशन पे कंट्रोल हो सके। तो दो आपकी जो ड्रग्स हैं वो कौन सी हैं? एक तो नॉरएथेनेड्रोन और एक आपकी नोवेस्ट्रोल। ठीक है, अब बच्चों यहां पर दोनों ही ड्रग्स के आपको स्ट्रक्चर गिवन है। इसका नाम है नॉरएथेनेड्रोन और इसका नाम है एथिलीन एस्ट्राडियोल का भी मैंने नाम बताया, नोवेस्ट्रोल। ठीक है, ये दोनों ही ड्रग्स कैसी हैं? ये दोनों ही ड्रग्स आपकी एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हैं। इनको क्या कहा जाता है? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहा जाता है, जो हमारे शरीर में अंडोत्सर्ग को निरोधित करती हैं, उनको बनने से रोकती हैं और जनसंख्या नियंत्रण में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले
करती हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम प्रतिजनन क्षमता औषधियां कहते हैं। तो इसी लास्ट टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर जो है उसमें ड्रग्स वाला जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट होता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर के बताया था कि जब हम दैनिक जीवन में रसायन को अध्ययन करेंगे तो मैं आपको 3 हिस्सों में इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी। पहले मैं सिर्फ औषधियों की बात करूंगी, फिर मैं बात करूंगी कि भोजन में रसायन कहाँ पर है, और तीसरा जो है हम उन चीज़ों की बात करेंगे जो डेली लाइफ में हम चीज़ें यूज़ करते हैं, लाइक सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, उनमें भी केमिस्ट्री है। तो हमारा जो औषध वाला पार्ट है ना, ड्रग्स वाला, मेडिसिन्स वाला, वो पूरा आज कंप्लीट हुआ। और ड्रग्स में हमने जो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है वो कितने तरीके से देखा? हमने 5 तरीके से देखा। सबसे पहले मैंने आपको बताया एंटासिड्स के बारे में, मतलब जो प्रति अम्लीय होती है। सेकंड मैंने आपको बताया एंटीहिस्टामिन्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जो तंत्रिका का पर प्रभाव डालती हैं उन 2 ड्रग्स के बारे में बताया। एक आपकी होती है एनाल्जेसिक्स, और एक कौन सी होती है? एक आपकी जो होती है वो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स मतलब जो आपके प्रशांतक के काम करते हैं। ये 3 कैटेगरीज जो थी हम पहले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। आज के लेक्चर में जो हमने बेसिकली पढ़ा वो हमने नार्कोटिक्स और एंटी नार्कोटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने अपना कंटिन्यूएशन किया प्रति सूक्ष्म जैविक और प्रतिजनन क्षमता, जो हमारा लास्ट टॉपिक था। तो एंटीबायोटिक्स में भी बहुत सारी चीजें हैं। एंटीबायोटिक्स में एंटी माइक्रोबियल में 3 कैटेगरीज हैं। एंटी माइक्रोबियल में एंटीबायोटिक हमने पढ़ा, एंटीसेप्टिक हमने पढ़ा, डिटर्जेंट हमने पढ़ा, जिसको हमने अभी डिफरेंशिएट भी किया। और लास्ट में हमारी थी एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, जिसको हम बोलते हैं प्रतिजनन क्षमता वाली आपकी ड्रग्स। क्लियर? तो कितने क्लासिफिकेशन हुए? 5 क्लासिफिकेशन हुए आपके औषधियों के। तो ये लेक्चर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आज का लेक्चर सभी बच्चों को क्लियर है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी कंटेंट, स्टडी मटेरियल या क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे और कंटिन्यू करेंगे कि भोजन में रसायन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।